नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। हल्द्वानी पहुंचे सीएम धामी ने विकास कार्यों को लेकर कसे अधिकारियों के पेंच। मानसून सीजन के मद्देनजर अधिकारियों को अलर्ट रहने के भी निर्देश। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पीएम मोदी ने किया कार्यकर्ताओं से संवाद। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत बढ़ाया मनोबल। सीएम धामी भी हुए शामिल। उत्तराखंड में लोकायुक्त को लेकर हाईकोर्ट की सख्ती। 2 महीने के भीतर लोकायुक्त की नियुक्ति के दिए आदेश। धामी सरकार के लिए बड़ी चुनौती। शिक्षा विभाग में बड़े पैमाने पर शिक्षकों का तबादला। मंत्री धन सिंह रावत ने दिया पारदर्शी व्यवस्था का हवाला। व्यवस्था बेहतर होने का दावा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हल्द्वानी पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विकास कार्यों और मॉनसून सीजन को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान सीएम धामी ने मॉनसून सत्र को देखते हुए सभी अधिकारियों और सरकारी एजेंसियों को बरसात के सीजन को लेकर तैयारियों को मुकम्मल करने के लिए कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में मॉनसून पहुंच चुका है, लिहाजा एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी सहित लोग यहां पर पीडब्ल्यूडी के अलावा जिला प्रशासन को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। वहीं सीएम धामी ने चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं से अपील की है कि वो मौसम का अपडेट लेकर यात्रा पर आएं। अगले एक सप्ताह मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया हुआ है और उसको लेकर सभी जिले के जिलाधिकारियों से, आपदा प्रबंधन के सभी अधिकारियों से, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, सारे विभाग अपने अपने अलर्ट मोड में रहने को सबको कहा गया है और लगातार उनसे संपर्क स्थापित किया जा रहा है कि एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करते हुए कोई भी स्थिति आए उस स्थिति से निपटने में, लोगों की सहायता करने में सक्षम हो। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड समेत देश भर के बीजेपी कार्यकर्ताओं को मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत संबोधित किया। पीएम के संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी हिस्सा लिया। राजधानी देहरादून में सीएम धामी के साथ बीजेपी के तमाम दिग्गज और कार्यकर्ताओं ने वर्चुअली पीएम मोदी का संवाद सुना। पीएम के संवाद में चमोली से बीजेपी कार्यकर्ता हिमानी वैष्णव को प्रधानमंत्री से सवाल पूछने का मौका मिला। प्रधानमंत्री के संवाद के बाद मुख्यमंत्री धामी ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस राज में तुष्टीकरण की राजनीति हुई है। मौजूदा वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में विकास की बयार चली है। भारतीय जनता पार्टी के कालखंड में माननीय प्रधानमंत्री के समय जो भी योजनाएं आई हैं वो सारी योजनाएं सबके लिए आई हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मंत्र के साथ देश आगे बढ़ा है और हर वर्ग के उत्थान के लिए काम हुआ है। इसलिए अगर 9 वर्षों की बात करें तो संतुष्टिकरण पर जोर रहा है, केवल और केवल 100% सैचुरेशन, 100% लोगों की संतुष्टिकरण और तुष्टिकरण किसी का नहीं। आज मेरा सौभाग्य था कि मुझे मेरे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सीधा संवाद करने का शुभ अवसर मिला। मेरा प्रश्न था माननीय प्रधानमंत्री जी को कि पहले जो सामाजिक न्याय के नाम पर तुष्टीकरण किया जाता था और जो हमारी सरकार है वो संतुष्टिकरण की राजनीति करती है, संतुष्टिकरण कर रही हैं, लेकिन हम जिनका कोई पूछता नहीं था, हम उन लोगों को पूछ रहे हैं, सबके साथ समान व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन हम ये जनता में कैसे बताएं। इस बात को लेकर मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से प्रश्न पूछा था और उन्होंने उसका बहुत सुंदर जवाब दिया। वहीं सीएम धामी ने उत्तराखंड परिवहन निगम के वित्त उप महाप्रबंधक भूपेंद्र कुमार के खिलाफ मिली वित्तीय अनियमितताओं की शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए अधिकारी के खिलाफ विजिलेंस जांच के आदेश दिए हैं। अधिकारियों को चेताते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति से कोई समझौता नहीं करेगी। जहां भी कोई गड़बड़ी पाई जाएगी तो तुरंत एक्शन लिया जाएगा। जहां पर भी ऐसी शिकायतें आ रही हैं, इस प्रकार की शिकायतों पर हम लोग गंभीरता से काम कर रहे हैं और जहां भी ये शिकायतें आई हैं या विजिलेंस के द्वारा
जो भी कार्रवाई अमल में लाई गई है उस पर तत्काल आदेश किए गए हैं, तत्काल उस पर निर्णय लिए गए। हल्द्वानी दौरे पर पहुंचे सीएम धामी ने कहा कि अब तक 2700 हेक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण चिन्हित हुआ है, जिसे धीरे धीरे हटाया जा रहा है। अतिक्रमणकारियों को मुख्यमंत्री ने कहा कि लोग स्वयं सरकार की जमीन को खाली कर दें। उस पर जहाँ पर भी जो है ऐसे अतिक्रमण हैं, उन अतिक्रमणों को पहले ही जो है प्रशासन नोटिस दे चुका है और सभी से हमने अनुरोध भी किया है कि सभी लोग अपना अपना अतिक्रमण स्वतः ही हटा लें, जिससे लोगों को भी परेशानी न हो। अवैध निर्माण को चिन्हित करने के लिए सैटेलाइट से तस्वीर लेने की योजना बनाई जाती है सर, हर 3 महीने में ये अपडेट किया जाएगा। देखिए, सरकारी भूमि जो हमारी लगभग 2700 हेक्टेयर भूमि पर अभी तक अतिक्रमण चिन्हित हुआ है, जिसमें से काफ़ी सारा 2000 एकड़ से भी ज़्यादा भूमि जो है अभी तक खाली करवाई जा चुकी है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य में लोकायुक्त की नियुक्ति के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि 2 महीने के भीतर उत्तराखंड में लोकायुक्त की नियुक्ति की जाए। हाईकोर्ट ने रविशंकर जोशी की एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को 8 हफ्तों में राज्य में लोकायुक्त की नियुक्ति के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने लोकायुक्त की नियुक्ति में हो रही देरी और लोकायुक्त दफ्तर के कामकाज पर हर साल 2 से 3 करोड़ रुपए खर्च होने को लेकर सख्त रवैया अपनाया है। उत्तराखंड शिक्षा विभाग में बड़े पैमाने पर शिक्षकों के ट्रांसफर हुए हैं। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि पारदर्शी व्यवस्था के साथ शिक्षकों के ट्रांसफर किए गए हैं। उन्होंने कहा अगर कहीं पर कोई चूक होती है तो उसे दूर किया जाएगा। लगभग 3000 से ज़्यादा शिक्षकों के ट्रांसफर हुए और सारे ट्रांसफर जो है पारदर्शी एक्ट के अनुसार हुए हैं। पहली बार जो है जो टीचर 10 जिन्होंने स्कूल भरे थे उसी 10 स्कूलों में उनके ट्रांसफर किए गए और पहली बार राज्य सरकार ने ये भी तय किया है कि जो बीमार टीचर हैं, जिनका किडनी की प्रॉब्लम है, जिनको कैंसर की दिक्कत है, ऐसे 100% बीमारी के ट्रांसफर भी किए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि उत्तराखंड में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक जुलाई महीने में होनी है। बैठक की अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। इस बैठक में यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के सीएम और मंत्री शामिल होंगे। गृह मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। सीएम ने कहा कि बैठक को लेकर तैयारी हो रही है। जुलाई माह में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक प्रस्तावित है। वो माननीय गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक होती है। पिछले वर्ष भोपाल में हुई थी, इस वर्ष हमारे यहाँ उत्तराखंड में वो प्रस्तावित है और जुलाई माह में उसके लिए सारी तैयारियां हो रही। इसमें हमारे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ 4 राज्य प्रतिभाग करते हैं। हल्द्वानी पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लिया। हरदा ने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है, युवा रोजगार के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहा है और महंगाई आसमान छू रही है, लेकिन सरकार का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। इस दौरान हरीश रावत ने सरकार की गड्ढा मुक्त ऐप पर तंज कसते हुए कहा कि लोगों ने ऐप पर खस्ताहाल सड़कों की तकरीबन 8000 से ज्यादा शिकायतें भेजी, लेकिन किसी भी शिकायत पर संज्ञान नहीं लिया गया। इन दिनों देवभूमि में पर्यटन सीजन में चरमराई ट्रैफिक व्यवस्था पर भी हरीश रावत ने सवाल उठाए। भारतीय जनता पार्टी भू माफियाज को संरक्षण देती हुई दिखाई दे रही और राज्य भर के अंदर जिस तरीके से जमीनों के खरीद पर जिस नियंत्रण को नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार ने लागू किया था, जिसको और कठोर बनाने का काम श्री खंडूरी जी की बीसी खंडूरी जी की सरकार ने किया था और हमारे वक्त में हमने कुछ एरियाज़ को नोटिफाई कर दिया था और उनको जिनको भाजपा सरकार ने डिनोटिफाई कर दिया और कानून बना करके ज़मीनों की खरीद फरोख्त को इतना सरल बना दिया कि आज उत्तराखंड की संस्कृति पर भी हमला हो रहा है और हमारी ज़मीन पर भी हमला हो रहा है। हल्द्वानी में पूर्व सीएम हरीश रावत ने सरकार से तय वक्त पर निकाय चुनाव और बागेश्वर उपचुनाव कराए जाने की मांग की। हरदा ने कहा कि कांग्रेस बागेश्वर उपचुनाव और निकाय चुनाव के लिए तैयार है। कांग्रेसी एकजुट होकर मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। हरदा ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से आह्वान करते हुए कहा कि जनता तक सरकार की नाकामियों को पहुंचाने का काम करे। हम चाहते हैं सरकार समय पर इन चुनावों को करवाए
और मैं सब कांग्रेस के लोगों का आह्वान कर रहा हूं कि इन चुनावों के लिए आप प्रदेश कांग्रेस ने जो कार्य योजना बनाई है पूरी सख्ती के साथ काम करें और जो जनता के सवाल हैं जैसे महंगाई है, बेरोजगारी है, युवाओं का जो अपमान हो रहा है, आज सड़कें हमारी गड्ढा युक्त सड़कों में बदल गई हैं, नलों में पानी नहीं है, तारों में बिजली नहीं है, स्कूलों में टीचर नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है। इस वक्त उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, लेकिन 2024 में इसे बरकरार रखना पार्टी के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। सियासी दलों की जोड़ गणित शुरू हो चुकी है। विधानसभा चुनाव के परिणाम के मुताबिक जहां नैनीताल और हरिद्वार में बीजेपी कमजोर दिख रही है, तो क्या पौड़ी गढ़वाल सीट जीत पाना बीजेपी के लिए आसान होगा या फिर कांग्रेस यहां टक्कर दे सकती है? देखिए क्या कहता है पौड़ी सीट का गणित इस रिपोर्ट में। क्या कहता है पौड़ी सीट का गणित? लगातार रहा बीजेपी का कब्जा। क्या अब की बार बीजेपी करेगी रिपीट या बीजेपी को कांग्रेस करेगी डिफीट? लगातार 2 बार से उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा है। साल 2014 और 2019 में बीजेपी ने राज्य की 5 लोकसभा सीट पर अपना दबदबा कायम रखा, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या पार्टी इसे कायम रख पाएगी, ये कह पाना जरा मुश्किल है, क्योंकि 2022 में भले ही बीजेपी ने सत्ता में वापसी की हो, लेकिन लोकसभा सीटों के हिसाब से देखें तो कई विधानसभा सीट ऐसी रही जहां कांग्रेस ने बीजेपी को टक्कर दी। इनमें हरिद्वार लोकसभा सीट ऐसी रही जहां बीजेपी को 2024 में काफी मेहनत करने की जरूरत है। लोकसभा वार यदि आकलन किया जाए तो बीजेपी के लिए 2024 की राह इतनी आसान नहीं दिख रही है। ऐसे में आज हम आपको बताने वाले हैं पौड़ी सीट को लेकर कि आखिर यहाँ का गणित क्या कहता है। प्रदेश की हर एक लोकसभा सीट पर 14 विधानसभा सीटें आती हैं। साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव के मुताबिक पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट की 14 विधानसभा सीटों में 13 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की, वहीं केवल 1 सीट पर कांग्रेस काबिज रही। बता दें कि 2019 में बीजेपी ने उत्तराखंड में बम्पर जीत के साथ ही अब तक सबसे ज्यादा मत प्रतिशत हासिल करने का रिकॉर्ड बनाया था। मोदी लहर में बीजेपी को 60.7% वोट हासिल हुए थे, जो 2014 के मुकाबले 5% अधिक रहा। लेकिन 2024 में क्या मोदी मैजिक काम आएगा या फिर जनता पिछले 10 साल के कामकाज को देखकर अपना फैसला तय करेगी, ये कह पाना जरा कठिन है, क्योंकि ये जनता का मूड है। हालांकि पौड़ी सीट की बात करें तो पौड़ी गढ़वाल सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल की। बीजेपी से तीरथ सिंह रावत जीते। तीरथ सिंह रावत ने 3,02,669 मतों से कांग्रेस को हराया। कांग्रेस प्रत्याशी मनीष खंडूड़ी को हार का सामना करना पड़ा। तीरथ सिंह रावत को 5,06,980 वोट मिले। कांग्रेस के मनीष खंडूड़ी को 2,04,311 वोट मिले। बता दें कि पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट 90 के दशक के बाद बीजेपी का मजबूत गढ़ यहां पर बन चुकी है। पौड़ी सीट सैन्य बहुल सीट है। यहां सैनिक वोट अधिक हैं, जो बीजेपी के फेवर में जाते हैं। लेकिन अग्निवीर योजना लागू होने के बाद से युवाओं में बीजेपी के खिलाफ नाराजगी बनी है। तो क्या 2024 में इस सीट पर युवाओं की नाराजगी बीजेपी पर भारी पड़ सकती है और बीजेपी को क्या नुकसान हो सकता है? हालांकि इस सीट के इतिहास को अगर हम देखें तो 2014 के बाद पार्टी ने इस सीट पर लगातार चुनाव जीता है। बीसी खंडूड़ी 5 बार सांसद रहे। उन्होंने 1991, 1998, 1999, 2004, 2014 में इस सीट से चुनाव जीता। कांग्रेस इस सीट पर सिर्फ 2 बार ही चुनाव जीती। 1996 में और 2009 में सतपाल महाराज सांसद रहे, तब सतपाल महाराज कांग्रेस में थे। अब बीजेपी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। कुल मिलाकर देखें तो प्रदेश की 5 लोकसभा सीटें दोनों ही पार्टियों के लिए बड़ी चुनौती है। पिछले 2 बार से लोकसभा चुनाव में बीजेपी 5 लोकसभा सीटों पर अपना कब्जा बनाए हुए है, जिसके चलते बीजेपी इस बार भी कॉन्फिडेंस में है। लेकिन लगातार तीसरी बार बीजेपी के लिए अपना वर्चस्व बरकरार रखना बड़ी चुनौती है। तो वहीं कांग्रेस के लिए 5 सीटों पर कड़ी टक्कर रहने वाली है, क्योंकि कुछ लोकसभा सीटों की विधानसभाओं में कांग्रेस की स्थिति कुछ खास नहीं है और कुछ सीटों पर कांग्रेस बीजेपी को कड़ी टक्कर दे सकती है।
राजधानी देहरादून में भोजन माताओं ने अपनी कई मांगों को लेकर सचिवालय कूच किया। प्रगतिशील भोजन माता संगठन के बैनर तले भोजन माताएं परेड ग्राउंड में एकजुट हुई, जहां पर भोजन माताओं ने एक सभा का आयोजन किया। उसके बाद प्रदर्शनकारी भोजन माताएं पैदल मार्च निकालते हुए सचिवालय की ओर बढ़ी, लेकिन पहले से ही मौजूद भारी पुलिस बल ने भोजन माताओं को बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। पुलिस के रोकने पर गुस्साई भोजन माताएं सड़क पर ही बैठ गई और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। संगठन की कोषाध्यक्ष ने बताया कि भोजन माताएं कई सालों से विद्यालयों में अपनी सेवाएं दे रही है, बावजूद इसके उन्हें न्यूनतम वेतन भी नहीं मिल रहा है। हमने कूच किया है आज सचिवालय की। जो भोजन माताएं 18-19 सालों से स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में खाना बनाने का काम कर रही है, तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार उनसे बेगारी करवा रही है। और ये हम ही नहीं कह रहे हैं, ये इलाहाबाद कोर्ट ने भी अपना आदेश जारी किया था कि सरकारें भोजन माताओं से बेगारी करवा रही हैं। जो 5,000 रुपये 18,000 रुपये जो न्यूनतम वेतन 2005 से लागू हुआ है, वो सरकार को देना चाहिए। उत्तराखंड में तो छोड़िए, यूपी में तक ये लागू नहीं हुआ। हम प्रगतिशील भोजन माता यूनियन से हैं और हमारी मुख्य मांग है कि भोजन माताओं को न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए। न्यूनतम वेतन 18,000 की हम मांग कर रहे हैं, क्योंकि भोजन माताएं कुशल मजदूर की श्रेणी में आती हैं, तो उनको जो है 18,000 न्यूनतम वेतन लागू किया जाना चाहिए। लेकिन अभी सरकार ने 2021 में दिसंबर में जो है एक प्रस्ताव भेजा था अपनी तरफ से कि हम भोजन माताओं का मानदेय 5,000 रुपए करेंगे। वो तब से प्रस्ताव जो है अटका पड़ा है, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सुशासन की बात करने वाली पार्टी बीजेपी क्या अब अपने नेताओं कार्यकर्ताओं को ही सुशासन का पाठ पढ़ाना भूल गई है? ये सवाल इसलिए क्योंकि सीएम धामी के कार्यक्रम के बाद बीजेपी के कार्यकर्ता ने अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ता को पीटना शुरू कर दिया। आखिर क्यों और क्या है ये मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। सुशासन की बात करने वाली बीजेपी क्या भूल गई सुशासन का पाठ? क्या बीजेपी ने दे दी है कार्यकर्ताओं को गुंडागर्दी करने की छूट? सीएम के कार्यक्रम के बाद बीजेपी कार्यकर्ता ने की सरेआम पिटाई। क्या बीजेपी देगी सुशासन की दुहाई? चौंकिए नहीं, ये उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो हर वक्त सुशासन की बात करती है। ये उस पार्टी के वर्कर हैं जो दूसरों को सुशासन में रहने की सीख देती है, लेकिन उनके अपने क्या कर रहे हैं उसे नजरअंदाज करती है। बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की, जिनके कभी नेता तो कभी कार्यकर्ता सरेआम सरेराह मारपीट करते नजर आ जाते हैं, क्योंकि ये खुद के आगे किसी और को कुछ समझते ही नहीं है। अब आप ये वीडियो ही देख लीजिए, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। आसपास लगी लोगों की भीड़ और भीड़ के बीच एक युवक की गुंडागर्दी। ये बीजेपी का कार्यकर्ता है जो अपने हाथ की सफाई कर रहा है, और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये युवक जिसे बेरहमी के साथ पीटा जा रहा है, वो भी बीजेपी का कार्यकर्ता ही बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी जिस कार्यक्रम में पहुंचे थे, उसी कार्यक्रम में बीजेपी कार्यकर्ता की गुंडागर्दी सामने आई, और ये मारपीट भी इस बात को लेकर शुरू हुई कि जिस युवक को पीटा जा रहा है वो सीएम धामी के कार्यक्रम से उठने के वक्त ही ऑडिटोरियम से बाहर जाने लगा। तभी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रोका और मारपीट शुरू कर दी। इस मामले को लेकर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने भी निशाना साधा है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि खुद को हमेशा अनुशासित पार्टी बताने वाले भारतीय जनता पार्टी की आज पोल खुल गई है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के अंतर्द्वंद का परिणाम है। जो भाजपा कहती है कि हमारे यहाँ अंतर्द्वंद नहीं है, ये उसका एक जीता जागता उदाहरण है। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम हो रहा, मुख्यमंत्री मंच में बैठे हैं, कार्यकर्ताओं में लड़ चल रहे हैं, कुर्सियाँ चल रही हैं, महिलाओं पर अभद्र व्यवहार किया जा रहा है, महिलाओं के साथ उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। ये भाजपा की संस्कृति है। और जिस तरीके से ये घटना घटित हुई है, ये तो मुख्यमंत्री के लिए भी शर्म की बात है। और मुख्यमंत्री की उपस्थिति में
अगर इस तरीके से भाजपा के कार्यकर्ता उलझ रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की मखौल उड़ा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी अंदरूनी शांति है भाजपा में है। इसका अंदाज आप इसी वीडियो से लगा सकते हैं। बता दें कि पहली दफा नहीं जब बीजेपी के कार्यकर्ता की गुंडागर्दी देखने को मिली हो। इससे पहले कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का बीच सड़क पर युवक को पीटने का मामला सामने आया था, जिसने बीजेपी को असहज करने का काम किया। लेकिन सवाल तो ये है कि बीजेपी सुशासन की बात करती है, उनके नेता पार्टी को असहज करते हैं, बावजूद इसके ऐसे मामलों पर बीजेपी अंकुश लगा पाने में असमर्थ क्यों है? बहरहाल देखना होगा बीजेपी अब इस मामले पर क्या सफाई पेश करती है। राजधानी देहरादून में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के 75वें स्थापना दिवस पर आयोजित प्लेटिनम जुबली T20 का प्रतियोगिता में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की टीम ने जीत हासिल की। फाइनल मैच चार्टेड अकाउंटेंट की देहरादून शाखा और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बीच खेला गया। यूबीआई की टीम ने 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 180 रन का स्कोर खड़ा किया। जवाब में देहरादून चार्टेड अकाउंटेंट्स की टीम 8 विकेट खोकर 146 रन ही बनाकर सिमट गई। मैन ऑफ द मैच विवेक चौहान रहे और मैन ऑफ द सीरीज आयकर विभाग के लोकेश नौटियाल ने जीता। वहीं सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज का पुरस्कार टीम देवभूमि टैक्स बार एसोसिएशन के दीपक रावत को मिला। इस बार हम लोगों का 75वीं वर्षगांठ है हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की। हम लोग 1 जुलाई 2023 को अपनी 75वीं वर्षगांठ सेलिब्रेट करेंगे और उसी की उपलक्ष्य में हम लोगों ने ये ICI प्लैटिनम जुबली कप T20 कप ऑर्गेनाइज किया है। तो जो ये हम लोग इवेंट करा रहे हैं, ये हम लोग चाह रहे हैं कि एक हमारे मेंबर्स में एक खेल की जो एक भावना है वो भी है, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो हैं वो अपने ऑफिस में मशरूफ रहते हैं ज़्यादातर। सितारगंज में लूटी गई नकद और कार के 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी मंजूनाथ TC ने बताया कि आरोपियों ने हथियारों के बल पर कार को रुकवाया और लूट की घटना को अंजाम दिया। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि एक आरोपी अब भी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। सितारगंज में 18 तारीख को हमको जानकारी मिली थी, जिसमें वादी जो एरिया सेल्स मैनेजर है श्री गंगवार, वो अपना पीलीभीत से काम खत्म करके आ रहे थे XUV 300 गाड़ी में। XUV 300 गाड़ी को हाईवे के पास सितारगंज क्षेत्र में एक वाइट सफारी खड़ी थी, उसमें से 1-2 लोग उतरे थे। उन्होंने बस हाथ दे के बस मदद के बहाना बनाते हुए गाड़ी रोका और उसके बाद जैसे ही इसने गाड़ी रोका, बंदूक तमंचे के बल पे 3-4 लोगों ने उसके ऊपर दबाव बना के तमंचे के दम पे मतलब एकदम डेयरिंग रोड होल्ड अप विथ लूट घटना का अंजाम दिया था। आज उसकी त्वरित अनावरण कर दिया गया है। कुल मिला के हमें 3 अभियुक्त गिरफ्तार कर लिया है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। हल्द्वानी पहुंचे सीएम धामी ने विकास कार्यों को लेकर कसे अधिकारियों के पेंच। मॉनसून सीजन के मद्देनजर अधिकारियों को अलर्ट रहने के भी निर्देश। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पीएम मोदी ने किया कार्यकर्ताओं से संवाद। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत बढ़ाया मनोबल। सीएम धामी भी हुए शामिल। उत्तराखंड में लोकायुक्त को लेकर हाईकोर्ट की सख्ती। 2 महीने के भीतर लोकायुक्त की नियुक्ति के दिए आदेश। धामी सरकार के लिए बड़ी चुनौती। शिक्षा विभाग में बड़े पैमाने पर शिक्षकों का तबादला। मंत्री धन सिंह रावत ने दिया पारदर्शी व्यवस्था का हवाला। व्यवस्था बेहतर होने का दावा।